हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्युत रसायन का भाग 6। और इस क्लास में या इस क्लास से पहले हमने चालकत्व तक पढ़ा था और चालकत्व के बारे में हमने ये कहा था कि इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है और इसकी यूनिट ओम इनवर्स या सीमेंस, जो एसआई यूनिट के अंदर इसको पढ़ा जाता है, तो सीमेंस इकाई थी। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं चालकता, या जिसको विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और विशिष्ट चालकत्व को इंग्लिश में कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं और इसे कप्पा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, हम ये कहते हैं कि प्रतिरोधकता या इसी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं कि व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। और उसके बाद आप क्या लिख सकते हो, कप्पा इज इक्वल टू 1/रो। अब इस कप्पा की या चालकता की एसआई यूनिट या एसआई इकाई क्या होती है, सीमेंस मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स में भी इसको मापा जाता है। अब यहाँ पर एक परिभाषा अपने ये भी दे सकते हैं, चालकता की परिभाषा और क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। तो ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इनका जो सरफेस एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। यानी टोटल इन इलेक्ट्रोडों के बीच जो विलयन भरा होगा उस विलयन का आयतन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। और उसमें जो विद्युत अपघट्य लिया गया है उस विद्युत अपघट्य का जितना यहाँ पे हमें चालकत्व प्राप्त होगा वो चालकत्व ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है, या उसे विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। तो ये तो हुआ चालकता के बारे में। अब रही बात, किसी भी विलयन का चालकत्व ज्ञात करना है तो चालकत्व ज्ञात करने से पहले उस विलयन का हमें क्या चाहिए, प्रतिरोध। और प्रतिरोध की हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रतिरोधकता का मान। और प्रतिरोधकता के मान के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, चालकता। तो इसलिए कभी भी जब किसी विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं चालकता सेल। और चालकता सेल क्या होता है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस या दूरी वाले 2 ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें हम किसी विद्युत अपघट्य विलयन को भर लेते हैं और उस विलयन का हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद फिर हम उसका चालकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। प्रतिरोध की सहायता से हम प्रतिरोध की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, रो का मान, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता की सहायता से फिर आप कप्पा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इसको हम आगे समझते हैं। चालकता सेल के अंदर हम विद्युत अपघट्य विलयन को लेंगे और इस विलयन का हम अनुप्रस्थ काट कर विलयन को जिससे चालकता सेल में भरा गया है उसके इलेक्ट्रोड का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 1। और इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी जो होगी उसको हम किसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल l से। तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो विलयन भरा गया होगा उस विलयन के अंदर जब हम दिष्ट धारा प्रवाहित करते हैं तो विलयन का संतुलन परिवर्तित हो सकता है। दूसरा कि एक विलयन को हम एक चालक तार की तरह उपयोग में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए
जो विद्युत अपघट्य विलयन यहाँ पे लिया गया है, उस विलयन में हम यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करते हैं और प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करके इस विलयन का पहले हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे और जब हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात हो जाएगा तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा है, पिछली क्लास में आपने इसको समझा था। तो इस फॉर्मूले की सहायता से इसको हम और क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन कप्पा इंटू ए, कप्पा इंटू ए। इस फॉर्मूले के द्वारा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका जैसे आपको प्रतिरोध ज्ञात हो गया और लंबाई आपको पता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता है, तो इसकी सहायता से आप उस विलयन की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमने एक चीज और पढ़ी है, सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक, और इस सेल स्थिरांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी सीधी परिभाषा न देकर के हमने इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा था, एल अपॉन ए को, एल अपॉन ए के अनुपात को ही अपने क्या कह देते हैं, चालक सेल स्थिरांक। यानी इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी चालकता सेल के दो समांतर इलेक्ट्रोड, जैसे कि डायग्राम में बने हुए आपके सामने, डायग्राम के अनुसार दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के समांतर है, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। हम कह सकते हैं कि किसी चालकता सेल में स्थित दो समांतर इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी स्मॉल एल व इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बीच अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। सेल स्थिरांक कहते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि हमने इसमें क्या क्या चीजें समझी है। चालकत्व को हम पहले पढ़ चुके हैं। चालकता क्या है या विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं, या इसको दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक विद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व विशिष्ट चालकत्व कहलाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। और अब किसी सेल का चालकता का मान मापन करना हो, किसी विलयन का चालकता का मान कितना वो ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं चालकता सेल। और चालकता सेल क्या होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले दो इलेक्ट्रोड जो एक दूसरे के समांतर लगे हो, दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर क्यूबिक 1 सेंटीमीटर हो, तो दोनों के बीच में भरे हुए विलयन का आयतन क्या होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक। और 1 सेंटीमीटर क्यूबिक आयतन वाले विलयन का जो चालकत्व हमें प्राप्त होगा, उस चालकत्व को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। फिर एक बात आती है सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक क्या होता है कि दो जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं चालकता सेल में, उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है, और दोनों के बीच दोनों समांतर, दोनों के बीच की दूरी कितनी, स्मॉल एल है। तो समांतर लगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी स्मॉल एल व अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल कैपिटल ए के बीच अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक, जिसे जी स्टार से व्यक्त करते हो, या इसको इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ तक आपने समझा। अब इसके आगे कि किसी सेल का प्रतिरोध का मापन आप किस प्रकार से करते हैं, उसको हम आगे समझते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, सेल स्थिरांक का मापन करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेल स्थिरांक का मापन करने के लिए ये हमें फॉर्मूला सीधा पता है। यदि आपके पास में सेल के लिए इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल पता है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए पता है, तो आप उससे डायरेक्ट क्या ज्ञात कर सकते हो, सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हो। लेकिन किसी भी सेल स्थिरांक का मान तो ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उस सेल स्थिरांक का मान लो आपके पास में एल और ए दोनों के मान पता नहीं हो, तो उस सेल का सेल स्थिरांक आप किस प्रकार से पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
चालकता सेल में, इसलिए हम चालकता एक सेल लेते हैं और उस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड इस प्रकार से लगे हुए हैं और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जो है वो ए एल इनके बीच की दूरी है और ए इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ज्ञात चालकता वाला विलयन भर लेते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे विलयन कौन सा भरते हैं, केसीएल विलयन। अब केसीएल विलयन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि इस केसीएल विलयन की अलग अलग सांद्रताओं पर, केसीएल विलयन की अलग अलग सांद्रताओं पर चालकताओं के मान ज्ञात पहले से किए जा चुके हैं, इसीलिए इसकी ज्ञात चालकता वाले विलयन को इसके अंदर भर लेते हैं और भरने के बाद उस चालकता सेल का हम प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, व्हीटस्टोन ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी। और व्हीटस्टोन ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी तो हम किस प्रकार से उसमें उसका मापन करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर एक दोलित्र लगा हुआ है जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि विद्युत अपघट्य विलयन के अंदर से जब आप दिश धारा प्रवाहित करेंगे तो दिश धारा प्रवाहित करने पर उस विलयन का संतुलन परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले इलेक्ट्रोलाइसिस समझाया था और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने देखा था कि जब उसमें से दिश धारा डायरेक्ट प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों और पदार्थ या तो निक्षेपित होते हैं या उत्सर्जित होते हैं। तो इस प्रक्रम के दौरान क्या होगा कि उसका रासायनिक संतुलन परिवर्तित हो जाता है। तो रासायनिक संतुलन परिवर्तित न हो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, दोलित्र का उपयोग करते हैं जो क्या करेगा, प्रत्यावर्ती धारा देगा और प्रत्यावर्ती धारा के कारण विलयन का संगठन अचानक परिवर्तित नहीं होता। अब इस चालकता सेल को जिसमें ज्ञात चालकता वाला विलयन भरा गया है और इसका प्रतिरोध आपके पास में आ जाए तो आप उसके प्रतिरोध और चालकता के गुणनफल से क्या कर सकते हो, उसका सेल स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इसके लिए आप इस सेल को यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध वाले स्थान पर यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। इसको मैंने सेल की तरह सिंबल दिया है। तो सेल की तरह सिंबल इसीलिए दिया क्योंकि यहाँ पे हम सेल को यहाँ पे यूज करेंगे। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे बीच में जोड़ देते हैं और इसके सामने जो दूसरा इलेक्ट्रोड लगा इसके श्रेणी क्रम के अंदर ही वो कौन सा है, R1 पर जो परिवर्तनीय प्रतिरोध है, यानी इसका मान हम बदल करके सूचक में हम 0 बिंदु प्राप्त करते हैं जहाँ पे धारा पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए, इस बिंदु को हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार इसमें आप बार बार प्रतिरोध को परिवर्तित करते जाते हैं और परिवर्तित करने के साथ साथ हम ऐसे बिंदु पर इस सूचक की द्वारा हम ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं कि पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए। तो जैसे जैसे आप इसको परिवर्तित करके इसके लिए बार अलग अलग मान प्राप्त करेंगे तो उनके मान प्राप्त होने के बाद आपके पास में R1 और R3 और R4 तो पहले से क्या है, ज्ञात प्रतिरोध हो जाएंगे। इनके मान आपको पहले से पता होंगे और परिवर्तनीय प्रतिरोध का मान आप जो डिसाइड करोगे वो होगा। और इन सभी की सहायता से आप इस प्रकार से जो समांतर प्रतिरोध है, जैसे R2 के सामने कौन सा है, R3, तो आमने सामने प्रतिरोधों का हम गुणनफल करेंगे तो जितना मान इन दोनों गुणनफल का आएगा उतना ही मान R1 और R4 इन दोनों गुणनफल का मान होगा। तो अब यहाँ से R2 कौन सा है, अज्ञात प्रतिरोध है और इसका मान ज्ञात करना हो तो हम R3 की सहायता से R3 से R1 × R4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। और वहां से जो R2 अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त होगा उसको यहाँ उपयोग करके केसीएल की चालकता आपको पहले से पता है, कप्पा का मान पहले से पता है, इन दोनों का गुणनफल करके इस सेल का हम सेल स्थिरांक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था किसी अज्ञात विलयन अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज में R2 के स्थान पर हम अज्ञात प्रतिरोध लगाएंगे, R1 परिवर्तनीय प्रतिरोध होगा, R3 ज्ञात प्रतिरोध है, R4 भी ज्ञात प्रतिरोध है। दोलित्र उपयोग में लेते हैं जो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है और प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर विलयन के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये फॉर्मूला आपके सामने, आप इसको कॉपी कर लीजिए। R2 × R3 = R1 × R4। आमने सामने प्रतिरोध का आपस में गुणा कर लेंगे, दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। और फिर यहाँ से R3 का मान आपको पहले से पता है, R1 का भी मान आपको पता है, R4 का भी पता है। तो इन सभी का अनुपात याद करोगे तो आपके पास में अज्ञात प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा और उसकी सहायता से इस सेल का सेल स्थिरांक कितना होगा वो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे।
तो इस प्रकार से आप किसी सेल का सेल स्थिरांक ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है? तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा EQ से अपने रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए, तुल्यांकी चालकता से मतलब क्या है या क्या अभिप्राय है? तो और आप मैं सिंपली कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अवघट्य को यदि आप किसी विलयन में विलय करते हैं तो उस विलयन से उत्पन्न आयनों की कुल चालकता को ही हम क्या कह देते हैं? तुल्यांकी चालकता। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि कोई विद्युत अपघट्य विलयन हमारे पास में है, उसका 1 ग्राम तुल्यांकी भार हमने लिया और V आयतन विलयन में उसको घोल लिया और उस विलयन को 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखे इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने उसको भरा और फिर उस विलयन में उत्पन्न जो जितने भी आयन हैं उन आयनों के द्वारा उत्पन्न चालकता को हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं? किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार को VmL विलयन में विलय करके 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखने पर समस्त आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को हम क्या कहते हैं? तुल्यांकी चालकता। यानी हम और क्या कह सकते हैं कि 1 ml विलयन का जो चालक तो होता है या तुल्यांकी चालकता होती है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लैम्डा EQ इक्वल टू चालकता इनटू वह आयतन जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? उस विलयन की तुल्यांकी चालकता होगी। और फिर किसी विलयन का जो आयतन है, जब आप इसको ml में व्यक्त कर रहे हो, ml में लेके आ रहे हो, तब आप इससे आयतन की जो सांद्रता है उस सांद्रता के अंदर को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं 1000 बटे में n या V इक्वल टू 1000/c। तो अब V की जगह आप इस वैल्यू को लगा दीजिए तो लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इनटू 1000/n या लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इनटू 1000/c। तो ये क्या है? तुल्यांकी चालकता जब V आयतन में 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हुआ है। यदि इसे आप SI मात्रक में व्यक्त करेंगे तो ये लैम्डा EQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? कप्पा/c। फिर हमें इसकी क्या चाहिए? SI इकाई। तो SI इकाई किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? आपको पता है लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा/n हमने फॉर्मूला लिखा है SI यूनिट के अंदर। और कप्पा की इकाई क्या होती है? स्मेश मीटर इनवर्स। और नॉर्मलता की यूनिट जब आप मीटर क्यूबिक आयतन में कैलकुलेट करेंगे तब आप इसको कैसे लिखेंगे? ग्राम तुल्यांक मीटर इनवर्स 3, ये इसकी इकाई हो जाएगी, जिसको आप इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स लिखते हो। इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स लिखते हो, उसी को यदि आप मीटर क्यूबिक कंसंट्रेशन में व्यक्त करोगे तब आप इसको लिख सकते हो EQ मीटर इनवर्स 3। तो इससे आपको फॉर्मूला क्या मिला? सीमेंस मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, या सेंटीमीटर में इसको व्यक्त करना है तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस प्रकार से आपने तुल्यांकी चालकता को समझा। तो ध्यान से इसको कॉपी कर लीजिए, जो बातें आपको इसमें बताएगी उसको आराम से समझिए। नेक्स्ट क्लास में अपने पढ़ेंगे मोलर चालकता, और फिर इन दोनों से रिलेटेड जो भी आंकिक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं या आए हुए हैं या आने के चांसेस है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।